Assalamu alaikum. In today's video, we will solve one of the question asked by ICAP in its paper of FAR1 in the attempt of spring 2020. The topic that the ICAP has tested is IFRS 15, and the topics which are tested of IFRS 15 are significant financing components and over time recognition of revenue and allocation of transaction price or allocation of discount. So we will start with the question by reading it and what does the requirements asked by the examiner. So while solving the question, I will also link the situation of ICAP by the illustrative example as guided by the standard. So if we move to the question, if we move to first of all requirement, what has the standard asked? Examiner asked. So examiner has asked for preparing correcting entries for the year December 31st 2019 in accordance with IFRS 15. So this means that the situations are of some types of blunder, that maybe an accountant have done any blunder, so we have to correct it and correct it accordance with the IFRS 15. So starting with the situation, financial statements of TML for the year ended 31st December are under preparation while reviewing revenues from contract acquisition. Following matters have been identified. तो सबसे पहले तो क्या सिचुएशन हुई है कि भाई 1 अक्टूबर को TML ने एक मशीन सोल्ड करी, मशीन C, किसको, चैन लिमिटेड को 25 मिलियन की. तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड हैव बीन मेड आफ्टर 2 years. और फिर इसमें ये हुआ है कि भाई द अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज सेल्स, अकाउंटेंट ने सेल रिकॉग्नाइज कर दी पूरे 25 मिलियन की. और कब रिकॉग्नाइज की? उसने रिकॉग्नाइज की भाई हमारे 1 अक्टूबर को ही रिकॉग्नाइज कर ली उसने, जबकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था. सेल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी. अब हमारे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का हेड है, तो इसके अंदर हमें उस हिसाब से हमें रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग उसके अंदर सेल्स. तो अगर हम लोग देखेंगे भाई फिर आगे क्या बताया इसने, कमीशन पे किया गया है एम्प्लॉयज़ को फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट और 1.6 मिलियन का, और वो कर दिया कैपिटलाइज इन्होंने. अब कैपिटलाइज तो नहीं करना चाहिए था. अब करना क्या चाहिए था वो हम देखते हैं भाई, वो हम जब इसकी एंट्री से पहुँचेंगे तब देखेंगे. और फिर कैपिटलाइज करने के बाद उसने 2 साल के ऊपर उसको एमोर्टाइज कर दिया. इसके बाद ये कि भाई एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट बता दिया 10% पर एनम का. तो पहले सारी सिचुएशंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने उस पर, या फिर हम लोग पहले एक एक सिचुएशन सॉल्व करते हैं ताकि साथ में हमारे पास आगे पीछे ना हो, हम लोग साथ साथ ही चलते रहें हमारी सिचुएशन के हिसाब से. तो अगर मैं इसके सोल्यूशन पे आ जाऊँ तो अब तो सबसे पहले तो हम लोग पहले ये देख लें उसने रिकॉर्ड क्या क्या किया हुआ है. सिचुएशन के हिसाब से इसने हमारा एक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 25 मिलियन का, रेवेन्यू 25 मिलियन का, सही. और इसने कैपिटलाइज कर दिया उसको 1.6 मिलियन के हिसाब से. कमीशन कैपिटलाइज किया 1.6 मिलियन से. अच्छा, फिर इसके बाद फिर और क्या बताया उसने, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट हमारा 10% बताया उसने. तो हम यहाँ पे इसकी लिख देते हैं डिटेल, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% आ गया ये, सही. यहाँ पे तो सब चीज़ें हो गई. अब हमें करना है इसको सीधा. अच्छा, अब एक और चीज़ भी यहाँ पे रह गई है. क्या चीज़ रह गई है कि भाई
एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो कमीशन कैपिटलाइज किया हुआ है, ये कैपिटलाइज तो 1 अक्टूबर को किया था, लेकिन अभी इसका बैलेंस क्या है, हम तो दिसंबर 31 पे खड़े हुए हैं ना अपने 2019 पे, उसका बैलेंस इस हिसाब से हमें देखना है। तो इस हिसाब से इसका बैलेंस होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 1.6 को हम 2 साल में तोड़ देंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इसने एक्सपेंस चार्ज किया हुआ होगा, तो उसको अगर हम कर दें मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो यानी इतने का इसने अपना एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज किया हुआ होगा। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर ये अमाउंट आ रही होगी 1.6 माइनस 0.2, सही। अच्छा, अब ये इसने, अब मैं आपके सामने हम ये अमाउंट्स आ गए जो इसने अभी इसकी बैलेंस इसके अपने फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मुझे। तो अब हमें करना क्या है, अब इसको हमें सही करना है। अब सही कैसे करना है भाई, होना क्या चाहिए था भाई, होना यूँ चाहिए था कि भाई इसको रेवेन्यू उस तरीके से रिकग्नाइज करना चाहिए था कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का वो है फ्लेवर डाला हुआ है इसने, तो हमने पैसे बाद में रिसीव करने हैं। अब बाद में रिसीव करने हैं तो बाद में रिसीव करने, इसी वजह से हमने 25 मिलियन की वो रखी है। अब अगर हम लोग को भी कैश पे बेच रहा होता और फ़ौरन पैसे दे रहा होता तो हम 25 मिलियन रखते ही नहीं। इस हिसाब से, इस वजह से हम लोग पे देखते हुए हमने क्या वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो इस हिसाब से अगर हम उसको डिस्काउंट करें 25 मिलियन को डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 2, तो ये वैल्यू होनी चाहिए थी एक तरीके से हमारी कैश की। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इस वजह से स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपने जो आगे उसको ले रहे हो तो आप जाहिर सी बात है बेवकूफ़ तो हो नहीं, आप उसको ऐसे ले लो कि भाई अब चलो आज की प्राइस तुम इतने ही प्राइस आज की अगले 2 साल बाद दे दो, तो ऑब्वियसली बात है आप टाइम वैल्यू को एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पर हमने 20.66 से हमारा रेवेन्यू बुक होना चाहिए था, जो कि इसने 25 से बुक किया है, सिंपल, सामने डिफरेंस है। तो इससे सामने डिफरेंस क्या होगा, हम रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे, रेवेन्यू डेबिट कर देंगे। कितने डेबिट करेंगे, 25 माइनस 20.66, क्योंकि 25 का तो वो ऑलरेडी बुक कर चुका है, तो हमें कितने का रिवर्स करना है, सिर्फ इतने का रिवर्स करना है, वो वैल्यू आ जाएगी सही 4.34 से, सही। अच्छा, अब इसके सामने क्या होगा भाई, हमने पैसे तो रिसीव हुए नहीं है, हमें सिचुएशन आपके सामने खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे आगे सिचुएशन है, पैसे रिसीव हुए नहीं है यहाँ पे हमारे पास, पेमेंट वुड बी आफ्टर 2 ईयर्स, तो हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, तो हम रिसीवेबल इसको इतने से कम कर देंगे, रिसीवेबल हमने डेबिट कर दिया, सही है। ये हमारा रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा सिंपल सेम अमाउंट से। ये हमारा रिसीवेबल खड़ा हुआ उन्होंने 25 मिलियन से, तो ख़त्म करके 20.66 पे आ गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो अक्टूबर पे उसने कर लिया। अब हम लोग अपनी इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चक्कर है, इस हिसाब से हम लोग इसमें इंटरेस्ट बुक करेंगे। तो रिसीवेबल डेबिट करेंगे हम लोग अपना, और इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे। अब इनकी इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट कैसे आएगी, सिंपल है, हमारे पास 20.66 का रेवेन्यू था, यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ से अगर 20.661 सही है, इस पर 10% एप्लीकेबल रेट और 3 महीने का इंटरेस्ट 0.52 सिंपल, और ये हमारा रिसीवेबल इस अमाउंट से बढ़ गया, ठीक। इसके बाद फिर अभी तो पहली सिचुएशन ही चल रही है हमारी, पहली सिचुएशन में एक और चीज़ रह गई, ये वाली चीज़ कमीशन कैपिटलाइज वाली, एक ये रह गई। अब हमने ये एडजस्ट करना है इसको, अब ये 1.4 तो है, तो हम 1.4 से इसको कैपिटलाइज किया होगा तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, कितने से, 1.4 से, क्योंकि अभी एंडिंग बैलेंस इतना ही आ रहा होगा। और फिर साथ में अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट कर दिया था उसने, तो हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 0.2 से। और फिर हम अपना क्या एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, कमीशन एक्सपेंस सिंपल चार्ज कर देंगे, सिंपल हो गई हमारी एंट्री पास हो गई 1.6 से। ये हो गई पहली सिचुएशन हमारी। अच्छा, तो अगर मैं आपको उसका डायरेक्ट वो भी दिखा दूँ, वो देखें आपके जो आपका क्या कहते हैं बुक है उसके FR1 की, उसके अंदर इसने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी हुई है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड राइट ऑफ रिटर्न की, ये देखें ये रहा। तो अब ये एग्जांपल पढ़ लेंगे इसकी शुरू की, तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखें, पेबल 24 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, तकरीबन वही केस है, बस आपको ये पढ़ना है आपके सामने। अगर आपकी बुक नहीं हो तो आपके पास आप ये देखें, ये आपके पास ये स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, आपके पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के आप इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के आप बुक खोल के आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, सही। अच्छा,
ये हमारा पहले केस हो गया। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में क्या बोला, वह TML ने एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर धान लिमिटेड एट प्राइस ऑफ 30 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट ने क्राइटेरिया मीट कर लिया रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू का ओवर टाइम पे। ये ओवर टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ओवर टाइम की 3 कंडीशन होती है, उसमें से एक यहाँ मीट कर गई। स्पेशलाइज्ड कंडीशन का जो एसेट होता है जो हम लोग बाहर नहीं बेच सकते, और फिर हमें साथ में हमें वो पैसे भी हमें रिकवर हो रहे हों, कि वर्क डन के जो हमें पैसे वो मिल रहे हों हमें भाई, ये भी एक साथ में कंडीशन होती है इसकी। तो वो भी हम देख लेते हैं। फिर एयर एंड पे मशीन 60% कंप्लीट हुई और एस्टिमेट हुआ है कि भाई फर्दर कॉस्ट 10 मिलियन की है, और हमारी अभी तक कॉस्ट 15 मिलियन आ चुकी है टिल एयर एंड। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये जो कॉस्ट हुई है ये हमने इंक्लूड कर दी है क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर, ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रिसीट ऑफ 11 मिलियन की हमने डायरेक्ट रेवेन्यू में क्रेडिट कर दी है। सही, यानी आपको पैसे मिलना है, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि भाई हमें हमारा जितना काम कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से हमें पैसे मिल जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम इसको ओवर टाइम भी बुक कर सकते हैं। सही है, अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। ये हो गया पहला केस। हम आते हैं दूसरे केस पे। अच्छा, दूसरे केस पे रेवेन्यू बुक हुआ है। रेवेन्यू बुक हुआ है हमारे पास 11 मिलियन का। इन्वेंट्री में हमने चार्ज किए हुए हैं 15 मिलियन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग का पहले वो बना लेते हैं एस्टिमेट। हमारा जो एस्टिमेट हुआ करता था पहले, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, रेवेन्यू हमारा कितना होना चाहिए था, 30 मिलियन का। सही, अब फॉर द ईयर तक की कॉस्ट लगाने की 30 मिलियन का रेवेन्यू होगा हमारा फॉर द ईयर का, सॉरी एज ईयर तक का। और हमारी कॉस्ट इनकर्ड इतनी हो गई 15 मिलियन की, और कॉस्ट चार्ज सॉरी फर्दर कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास आ गई 10 मिलियन की। तो अगर हम करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना आना चाहिए 5 मिलियन का। अच्छा, अब हम लोग को ओवर टाइम बुक करना है, तो ओवर टाइम कैसे बुक करेंगे, हमारा 60% काम कंप्लीट हो गया है, तो हम इसी तरीके से हम लोग कॉस्ट में भी यही करेंगे, हम लोग रेवेन्यू में भी यही करेंगे कि भाई इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, 60% कैसे निकला होगा, ऑब्वियसली बात है, मैं बताता हूँ। ये देखें, ये 15 की कॉस्ट कंप्लीट हो गई, इसको डिवाइड कर देंगे हम इन दोनों के सम से, 15 और 10 के जो हमारी कॉस्ट एक तो लगी है और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो हमारा 25 हो जाएगा। तो ये आ गया 60% है टोटल। तो ये 60% हमारा यहाँ से कैलकुलेट हुआ है। तो सीधा सीधा कॉस्ट तो हमारी डायरेक्ट चार्ज हो जाएगी P&L में, इन्वेंट्री में चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से रेवेन्यू हमारा बनना चाहिए 30% 30 का 60%। ये हमारा 18 का रेवेन्यू चाहिए, जबकि ये 11 का रेवेन्यू बुक किया है इसने अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, इन्वेंट्री हमारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो ये हमारी कॉस्ट इनकर हुई है। कॉस्ट इनकर हुई है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो भाई हम लोग कॉस्ट को क्यों कैपिटलाइज करें, कॉस्ट भी सीधा एक्सपेंस आउट हो जाएगी। तो इन्वेंट्री यहाँ पे हम लोग इसको -15 कर देते हैं, ताकि ये सॉरी इसको हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको 0 दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा देंगे, COGS। वैसी बात है, रेवेन्यू चार्ज करिए तो हम इसको भी इसको में चार्ज कर देंगे, तो हमारा COGS आ जाएगा 15 का। ठीक है, इसकी सिंपल सी एंट्रीज बनेगी। हम लोग अपना रिसीवेबल फर्दर रिकॉर्ड करेंगे। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करना हूँ। चल, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा हमारा, एक मिनट में ज़रा इसको सही कर दूँ। चलो, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा हमारा कितने से, 11 का हम लोगों ने ऑलरेडी रेवेन्यू बुक कर लिया और हमें रेवेन्यू मिल भी गया है। ऐसा भी नहीं होगा पैसे नहीं मिले, तो पैसे हमें मिल चुके हैं। तो हम रिसीवेबल किससे बुक करेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट से, 18 - 11 से। तो ये हमारा रेवेन्यू बुक हो गया, और हमने रेवेन्यू सॉरी रिसीवेबल बुक हो गया। अब हमें रेवेन्यू बुक करना है, रेवेन्यू भी सेम डिफरेंशियल अमाउंट से रेवेन्यू बुक हो जाएगा हमारे पास। सही है, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं कि भाई हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा हमारा 15 मिलियन से, और हमारी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 15 मिलियन से, क्योंकि हमने इन्वेंट्री में गलत कैपिटलाइज कर दिया था। तो ये इन्वेंट्री से हमारा क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री हमारी सही हो गई, हमारी सब चीज़ें सही हो गई जो यहाँ पे आ रही थी। अब हम जो यहाँ पे देखें, आपके सामने रेवेन्यू आ रहा था 11 मिलियन का, इन्वेंट्री 15 मिलियन का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 0 का आ रहा था। तो हमने इसको कन्वर्ट करके इस अमाउंट पे लिया। इस अमाउंट पे कैसे लिया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल आपकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये कहाँ पे है, ये आपकी स्टैंडर्ड में, सॉरी आपकी बुक में। इसको अगर हम देखें, एडवांस पेमेंट
अच्छा, अगर हम ऊपर देख लें, ऊपर नहीं देखा हमने, ऊपर की तरफ अगर शायद ये मिल जाए मुझे, राइट ऑफ रिटर्न पेनल्टी गिवन टू, ये रहा, मेकिंग प्रोग्रेस विद मेकिंग एंड मेकिंग गुड और सर्विस अवेलेबल, ये एंटिटी हैज़ राइट टू रिसीव इन्फोर्समेंट। ये एक तरीके पूरा पैराग्राफ इसी से एक ही चीज़ से रिलेट करता है, पूरा एक ही टॉपिक है। ये देखें, ये रहा, एंटिटी हैज़ एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, assessing whether information, ये रहा, assess whether performance application satisfied a point in time और over time। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड के भी रेफरेंसेस डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो अगर हम मूव करें आगे अपनी थर्ड सिचुएशन पे, थर्ड सिचुएशन में ये कहता है कि भाई TML एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसमें वो एक यूनिट बेचता है मशीन A का और मशीन B का, टोटल प्राइस की 16 मिलियन तय हुई है और मशीन A डिलीवर हो जाएगी दिसंबर में और मशीन B डिलीवर होगी जनवरी में। कंसिडरेशन 16 मिलियन की ड्यू होगी, वो सब होगी जब दोनों मशीन ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो TML सेल्स कर बेचता है मशीन A एंड B स्टैंडर्ड प्राइसेस पे 12 मिलियन की और 8 मिलियन की, और अकाउंटेंट ने रिसीवेबल रिकग्नाइज़ कर लिया और रेवेन्यू रिकग्नाइज़ कर लिया है 12 मिलियन का। उसने सिर्फ ये एक भंड मारा है। ये जो भंड है इसको हम सही करते हैं। कैसे ही करना है भाई, पहले तो हम यहाँ पे इसको अपने नोट कर लें। थर्ड सिचुएशन है, रेवेन्यू 12 मिलियन का और हमारा रिसीवेबल 12 मिलियन का बुक हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब होना कैसे चाहिए था, अब इसको पहले देखते हैं। यहाँ पे मशीन A और मशीन B, सही है। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड लोन प्राइसेस कितनी थी, 12 मिलियन और 8 मिलियन, 12 और 8 20 मिलियन हो गया, और हमारा सौदा कितने में हुआ था, 16 मिलियन में। तो यानी कि हमने डिस्काउंट दिया एक तरीके से 4 मिलियन का। अब वो 4 मिलियन का डिस्काउंट इन दोनों में एलोकेट करेंगे हम लोग। तो एलोकेशन कर लेते हैं हम पहले, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एलोकेशन कैसे होगी, 4 को मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20, 2.4 का डिस्काउंट इसको हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 20 कैसे आया, इन दोनों को प्लस करने के बाद 20 आया, तो हमने इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया। फिर एलोकेशन कर दिया तो हमारी नेट ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगी, जिस पे हम लोग अपना रेवेन्यू और रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, 6.4 और 9.6। अच्छा, हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि भाई रेवेन्यू हमारा 12 मिलियन का बुक वो अपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो भाई हमने रेवेन्यू 12 मिलियन नहीं होना चाहिए, हमारा रेवेन्यू होना चाहिए 9.6 का। तो अगर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे हम 9.6 पे रेवेन्यू को। अच्छा, रिसीवेबल हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिसीवेबल का राइट हमारा जब होगा जब हम दोनों मशीनें ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन ये कंट्रोल उस पर चला गया है, तो हम उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट करके बुक करेंगे। हम लोग उसको अपना रिसीवेबल के नाम की जगह हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से बुक करेंगे इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट 0 है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितने का बुक होगा, 9.6 मिलियन का, और हमारा जो रिसीवेबल है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। सही। अच्छा, अब 9.6 पे लेके आना है हमने इसको, पहले तो 12 को लेके हमने आना है 9.6 पे। तो अब उसको कैसे लेके आएंगे भाई, सिंपल सी एंट्री पास करेंगे, रेवेन्यू डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से भाई, पहले तो हम उसको यहाँ पे ले आए, पहले तो हम उसको उस पर ले आते हैं भाई, रेवेन्यू को अपने उसके अमाउंट पे ले आए, कितने से, इसका मैं 2.4 से। ऑब्वियसली रिसीवेबल भी इतने से ही कम होगा, रिसीवेबल पूरा 12 मिलियन से कम होना चाहिए, क्योंकि भाई रिसीवेबल 0 पे आना चाहिए बिल्कुल। अब हमने बाकी का जो है हमारा रिसीवेबल वो 9.6 बचा है, तो 9.6 हम लोग रिसीवेबल क्रेडिट करके ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर देंगे, क्योंकि भाई इसका 9.6 मिलियन का बैलेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट का। जब कॉन्ट्रैक्ट एसेट को हम लोग रिसीवेबल में कब कन्वर्ट करेंगे, जब दोनों मशीनें हमारी बिक जाएंगी, तो जो दोनों मशीनें डिलीवर हो जाएंगी वहाँ पे, तो हम सीधा सीधा ये करेंगे भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट करेंगे 9.6 से और अपना रिसीवेबल बुक कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसकी एंट्री पास कर दूँ, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 9.6 से। सिंपल ये केस था जो कि एग्जामिनर ने पूछा। इसकी मैं अच्छा आपको मैं उसमें भी दिखा दूँ, आपकी जो बुक है उसके अंदर कैसे कहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का। ये रहा एलोकेशन मेथोडोलॉजी,
ये रहा इसकी एग्जांपल, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी 164 ये बताई मैं, ये रहा। तो ये है यहाँ से एग्जांपल 33 से आप कंटिन्यू करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस के भी एग्जांपल मिल जाएंगी और स्टैंडर्ड के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी और स्टैंडर्ड के पैरा भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल होंगे। देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 78 ऑफ IFRS 15। तो आप यहाँ पे आसानी से देखें, यहाँ पे जो एलोकेशन हुई है उसकी, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एलोकेशन हुई है भाई हमारे पास 50 मिलियन की आई गैस हुई है हमारे पास। खैर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, खैर ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा इसमें। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा, आपको जो क्यूरी होगी वो क्लियर हुई होगी इस सवाल के रिलेटेड। आप एग्ज़ाम में अगर आपने अटेंड किया हो आपने तो आपको वहाँ पे आपको क्लियर, वहाँ पे जो मुश्किलात हुई हैं तो वो क्लियर हुई हैं। और साथ में अगर आप अटैम्प्ट करने वाले हैं और आप 5 रुपये सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ भी मदद मिली हो। बाकी ये कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हर वीडियो के अपलोड होने से नोटिफाइड रहें।